नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चंपावत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास कार्यों को लेकर किया आमजन का फीडबैक, युवाओं का भी किया उत्साहवर्धन। ग्राउंड पर गुड गवर्नेंस का रियलिटी चेक। उत्तराखंड को मिला G20 की 3 बैठकों का जिम्मा। रामनगर में दुनिया के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे मंथन। 75 अंतर्राष्ट्रीय और 25 भारतीय प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद। धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस। सीएम और वित्त मंत्री 25 फरवरी के बाद हितधारकों से करेंगे संवाद। 27 को मुख्यमंत्री करेंगे बजट की तैयारियों की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का हल्द्वानी दौरा। पत्रकारों के साथ किया स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम। विभाग द्वारा चल रही योजनाओं की दी जानकारी। कहा, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जल्द होगी दूर। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालयों में महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार, प्रदेश महेंद्र भट्ट और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी होंगे शामिल। दायित्व बंटवारे और लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। और खबर विस्तार से। अपने चंपावत भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर न केवल विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया बल्कि आमजन की समस्याओं को भी जाना। मुख्यमंत्री धामी अपने जिला भ्रमण के दौरान प्रातकालीन सैर पर अवश्य जाते हैं। इससे पहले भी वे रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून आदि जगहों पर अक्सर ऐसा करते देखे गए हैं। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद यही है कि वे बगैर किसी तामझाम के बीच आमजन की वास्तविक समस्याओं को जानें और विकास कार्यों पर भी फीडबैक लें। धामी सर्किट हाउस से निकलते हुए ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया। फिर चाय की चुस्की के साथ नित्यानंद जोशी और अन्य लोगों से बात करते हुए उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाएं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान वहां मौजूद मासूम रियांश से भी उन्होंने बातें की और अपना आशीर्वाद दिया। गोरलचैड़ मैदान पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से बातें की और उनका उत्साह वर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। केंद्र सरकार ने एक बार फिर उत्तराखंड के प्रति दरियादिली दिखाई है। केंद्र ने उत्तराखंड में अब 2 के स्थान पर G20 सम्मेलन की 3 बैठकों की मेजबानी सौंप दी है। इसकी पहली बैठक 26 से 28 मार्च को नैनीताल जिले के अंतर्गत रामनगर में होगी। इस बैठक में अमेरिका और जापान समेत विभिन्न देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हिस्सा लेंगे। शासन ने आयुक्त कुमाऊं और जिलाधिकारी नैनीताल और ऊधम सिंह नगर को पत्र लिखकर बैठक की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और देश के 25 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका और जापान से बैठक में भाग लेने की पुष्टि कर दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने पहले G20 सम्मेलन के अंतर्गत 2 बैठकों की मेजबानी सौंपी थी। ये बैठकें नरेंद्र नगर में 25 से 27 मई और फिर 26 से 28 जून के बीच जिम्मेदारी इसकी दी थी। अब तीसरी बैठक की भी जिम्मेदारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के केंद्र से अनुरोध के बाद दी गई है। तो वहीं धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस होगा। 25 फरवरी के बाद सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हितधारकों से करेंगे संवाद। इसके साथ ही मांगे गए हैं ऑनलाइन और डाक के माध्यम से सुझाव। 27 फरवरी को होगी सुझाव की समीक्षा। अहम सुझाव को बजट में शामिल किया जाएगा। 13 जिलों के जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में हितधारकों से संवाद करेंगे। 15 मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, धामी सरकार का बजट में जो मुख्य फोकस है वो रोजगार पर बताया जा रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ खास रह सकता है इस बार के बजट में जो लोगों की उम्मीद पर खरा उतरे? निश्चित रूप से भानु, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उत्तराखंड की धामी सरकार है वो इस बार वो बजट में रोजगार पर फोकस करने जा रही है और सभी विभागों की वो सभी योजनाएं और कार्यक्रमों में इस बार साथ ही साथ बजट की भी बढ़ोतरी होगी। जो राज्य के लोग हैं उनको रोजगार और उनकी आजीविका बढ़ाने में मददगार होगा। इसके तहत 25 फरवरी तक जो है सभी हितधारकों से भी सुझाव मांगे गए हैं
और सुझाव प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हितधारकों के साथ संवाद के जरिए सुझाव भी प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ 27 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। और इस बार जो बजट पर सुझाव लेने के कार्यक्रम है वो देहरादून और हल्द्वानी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जितने भी जिले हैं 13 जिलों के जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में हितधारकों से संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ेंगे। और इन सुझावों में जो महत्वपूर्ण और जिन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी उन्हें सरकार जो इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट है पेश होने वाला है उसमें शामिल करेगी। साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार है वो 25 फरवरी तक ऑनलाइन और जो पार्सल है पोस्ट ऑफिस है उसके माध्यम से सुझाव मंगवाए हैं हितधारकों से। और विभाग जो है वो लगातार जो वित्त मंत्री हैं उनको लगातार सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं। और इन सुझावों की एक साथ समीक्षा होगी जिसमें अहम सुझावों को इसके बाद छांटा जाएगा। और साथ ही साथ जो धामी सरकार है वो सशक्त उत्तराखंड 2025 की दिशा तय करने वाला बजट होगा ये भी कहा जा रहा है। और क्योंकि 2025 तक धामी सरकार ने संकल्प लिया है उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का। और साथ ही साथ बार बार धामी एक चीज कहते हैं मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री बार बार उनके पास ये कहते हैं कि आने वाला जो दशक होगा वो उत्तराखंड होगा। तो इसके तहत सभी विभाग एकजुट होकर 2025 तक सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड की का संकल्प लेके एक पटल पर एक बजट पेश करेंगे। और कई अहम विधेयक इसमें भी पेश होने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी। साथ ही मंत्री रावत ने पत्रकारों से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए सुझाव भी मांगे। इस दौरान हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सीएमओ ने भी स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी और सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जांच की पर्चे का भी एक ही रेट करने जा रही है। इसके अलावा रोगी कल्याण समिति का भी गठन किया जा रहा है, जिसमें विधायक की अध्यक्षता में हर क्षेत्रों में 2 महीने में एक बैठक का आयोजन होगा, जिससे आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग के अंदर सभी कमियां दूर होंगी। क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड राज्य में काफ़ी इनोवेटिव काम चल रहा है, चाहे डॉक्टर्स के क्षेत्र में हो, चाहे नर्सों के हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे एम्स के बारे में हो। हम लोग रात दिन जो है ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। आज हल्द्वानी में एक स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम प्रेस के साथ रखा गया है। यह हर जिलों में हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें लगभग 57 सुझाव प्रेस के द्वारा हमारे विभाग को मिले हैं। 2023 के चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी। वहीं इस बार चारधाम यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। साथ ही सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पिछले बार की तुलना में इस बार सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले संवाददाता यश राज आनंद ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की, जिसमें सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा में लिए गए महत्वपूर्ण बदलावों और सुविधाओं के विषय में कई अहम जानकारियां दी। 6 महीने के लंबे शीतकालीन सत्र के बाद दोबारा चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल महीने से होने जा रही है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज। आइए जानते हैं चारधाम यात्रा में इस बार जो बदलाव आया है उन महत्वपूर्ण बदलावों के विषय में। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे कि चारधाम यात्रा में इस बार जो रोपवे का निर्माण किया गया है, तो रोपवे से किस प्रकार से लोगों को सुविधा मिलेगी और क्या लागत कितनी खर्च होगी? अभी तो अनुबंध किया गया है, इसका फिर शिलान्यास होगा, उसके बाद इसका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये 3.38 किलोमीटर की लंबाई की ये रोपवे है और इसमें 167 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार होगा। इसको मैसर्स SRM इंजीनियरिंग और फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसको तैयार कराया जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे कठिन और जटिल जो चढ़ाई है वो हमारी यमुनोत्री की है, तो वो अब सरल हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये लक्ष्य रहता है कि यात्रा जो है वो सरल हो, सुविधाजनक हो, तो उसी के तहत जो है ये आज हमने ये अनुबंध साइन किया है और ये जल्दी बन करके तैयार होगा।
सर, पंजीकरण की व्यवस्था इस बार की गई, तो ये पहले भी व्यवस्था थी, लेकिन इस बार की गई है। कहा गया है लोगों में काफी वाकई स्थिति है, लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जो व्यक्ति एक बार दर्शन कर लेंगे क्या वो दोबारा दर्शन नहीं कर सकते हैं, और अभी तक कितना पंजीकरण हो गया है? ऐसा है, पंजीकरण बहुत जरूरी होता है और हाईकोर्ट के तहत भी जो है हमने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराया है, और इसमें ऑनलाइन भी पंजीकरण हो रहा है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए भी आप पंजीकरण करा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आज आप जानते हैं कि पंजीकरण से पूरी डिटेल्स आती हैं और पूरा आदमी का पता चलता है कहाँ पर है, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम पंजीकरण को करवाएं। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अभी लगभग हमारे पास GNVN की जो बुकिंग आई चुकी है वो करीब 3 करोड़ के रुपए की बुकिंग हमें मिल चुकी है 22 फरवरी 2023 तक, और इसके साथ साथ 64,929 लोग हमारा पंजीकरण करा चुके हैं अब तक बद्रीनाथ और केदारनाथ का। जैसे हमारे पास डेट्स आ जाएंगी यमुनोत्री गंगोत्री की, उसका भी पंजीकरण शुरू हो जाएगा। सर, आप पर्यटन मंत्री हैं, तो इस बार लोगों को आप क्या सुविधा देना चाह रहे हैं आप चार धाम यात्रा में? सबसे पहली बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि लोग डाइवर्सिफाई हों और यात्रा रूट के ऊपर जैसे कार्तिकेय स्वामी हैं, जैसे काली मठ है, और भी धाम हैं हमारे, और भी बड़े महत्वपूर्ण एरियाज हैं, मंदिर हैं, उनका भी हम चाहते हैं प्रचार प्रसार हो। कुछ रमणीय स्थल हैं, उनका भी हम चाहते हैं कि प्रचार प्रसार हो, ताकि यात्री जो है वो डाइवर्सिफाई हो और भी स्थानों को देखे। अपनी यात्रा में चार धाम यात्रा के साथ साथ वो काली मठ का हो, कार्तिकेय स्वामी हो, और भी स्थानों को, अगस्त मुनि हो, इन सब का भी दर्शन प्राप्त करें। मेरा अंतिम प्रश्न है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य को लेकर भी किया गया है, वहीं पर्यटन में भी जोशीमठ में भूस्खलन भी हो रहा है, इसको देखते हुए आप यात्रियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? यात्रियों को हम संदेश देंगे कि जो सूचना उनको मिलती है उस पर चलें और निश्चित रूप में अपनी चेकअप करा के आएँ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं दवाई खा के भी चलते हैं, और अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराने के बाद ही यात्रा करें, ये हमारा आग्रह होगा। और जहां तक जोशीमठ का सवाल है, वहां पर कुछ अभी त्रुटि आई हैं, कुछ दरारें स्प्लिट ओपन हुई हैं, हम उसका रिपेयरिंग करा रहे हैं, और वहां पर हमारा एक दस्ता बराबर रहेगा BRO का। जैसे ही सड़क के अंदर कोई फॉल्ट होगी उसकी रिपेयरिंग की जाएगी, और हमारा PWD, BRO और जो भी हमारे सीमांत सड़क बनाने के जो हमारे एजेंसीज हैं वो सब काम करती रहेंगी। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले हमारे साथ थे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि श्रद्धालुओं को घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो यात्रा पर आएं और स्थिरता से यात्रा करें और बहुत आनंद लें। यहाँ तक कि यात्रा में उनकी सारी सुविधाओं का भी विशेष महत्व रखा गया है। जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी होगी सरकार उनके साथ है, यूं तो परेशानी होगी नहीं, चूंकि इस बार व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त की गई है। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। जोशीमठ के बड़ा गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर धौलीगंगा के समीप 2 ऐसे छोटे छोटे गांव मौजूद हैं जिन गांव के नाम पया चोरमी गांव हैं। आपको बता दें कि पया चोरमी गांव धौलीगंगा के समीप बसा हुआ है और इन गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की समस्याओं को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत करवा दिया, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उस समय ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि लोग अपने बीमार व्यक्तियों को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। जानकारी के लिए संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक गांव जिसमें आज तक सड़क नहीं बनी है, लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं, क्यों यहां तक सड़क नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि कई सरकारें बदली हैं, इस गांव की सुध कोई क्यों नहीं लेता? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जोशीमठ से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर बड़ागांव गांव मौजूद है और उसी बड़ागांव से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पे चोरमी पहिया गांव मौजूद है। और बड़ी बात तो यह है कि चोरमी पहिया गांव धौलीगंगा के किनारे बसा हुआ है और बता दें कि यहाँ पर करीबन 60 परिवार मौजूद है और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की समस्याओं को लेकर के कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन बड़ी बात तो यह भी है कि आज भी पहिया चोरमी गाँव विकास से कोस तो दूर है और यहाँ के लोग बीमार होने पर डंडी कंडी का सहारा लेते हैं। जी,
नवीन, इस गांव में जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बरसात के दिनों में क्या हालात होते होंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर पैया चोरनी गांव की अगर यहाँ पर बात होती है तो पैया चोरनी नहीं बल्कि दर्जनों गांव आज भी चमोली जिले के ऐसे हैं जहां आज तक सड़क जैसी सुविधा नहीं पहुंच पाई। आज भी वहां के लोग कंडी कंडी के सारे लोग अपने बीमार व्यक्तियों को मुख्य सड़क तक पहुंचाते। कई बार जो महिलाओं की जो पीड़ा होती है, महिलाओं को लेकर अगर यहाँ पर बात होती है तो महिलाओं की सबसे ज्यादा दिक्कत उस समय आती है जब कोई महिला डिलीवरी होती है। उस समय भारी दिक्कतों का सामना स्थानीय ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में शुरू हुई एक दिवसीय कार्यशाला बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत ये कार्यशाला हो रही है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में हो रही है कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं। कार्यशाला में सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। दायित्व बंटवारे को लेकर भी चिंतन मंथन। 2024 को लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। शक्ति केंद्रों के बारे में भी विचार मंथन होगा। 2023 के निकाय चुनाव के बारे में भी चर्चा होगी। भाजपा के कार्यालय में कार्यकर्ताओं का चिंतन मंथन और प्रकोष्ठ दायित्व बंटवारे को लेकर भी चिंतन मंथन। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, तो किन किन मुद्दे इस बैठक में रखे जाएंगे, क्या क्या एजेंडे इस बैठक के होंगे और आगामी रणनीति क्या बनेगी? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी की मौजूदगी में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इसके अलावा तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, देश के पदाधिकारी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। यानी इस बैठक का मूल एजेंडा है इस कार्यशाला में, क्योंकि आगामी कुछ दिनों के बाद या यूं कहें कि कभी भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सरकार में समावेश करते हुए मुख्यमंत्री कोई लिस्ट जारी कर सकते हैं जिसमें लोगों को यानी यूं कहें कि कार्यकर्ताओं को या बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जा सकते हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है कि ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी और सबसे बड़ी बात, भानु, जिन्होंने पार्टी के लिए अलग अलग फोरम के चुनाव पर भीतर घात करने का काम किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे पदाधिकारियों को पार्टी कोई दायित्व नहीं देने जा रही है। इस बात का खुलासा इस बैठक में जाने से पहले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है। तीसरा जो एजेंडा इस बैठक में रहने वाला है, आगामी नगर निकाय चुनाव, क्योंकि अप्रैल में होने थे लेकिन ये आगे खींच करके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जा सकता है। उसकी रणनीति पार्टी स्तर पर, पार्टी फोरम पर तैयार की जाएगी। इसकी जो दिशा निर्देश होंगे वो भी आज की बैठक में तय होगा। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रकार की रणनीति बनेगी, 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका जानकारी के लिए। तुर्की में जिस तरह का भूकंप आया है उससे पूरी दुनिया में दहशत है। वहां पर कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं जब हम भारत के हिमालयी क्षेत्र की बात करते हैं तो हिमालय क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में कई सारे भूकंप आ चुके हैं और खासतौर पर उत्तराखंड में छोटे बड़े भूकंप को मिला दिया जाए तो पिछले कुछ दशक में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने कहा है कि उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आ सकता है और उनके इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार रुहेला ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप के लिए जोन 4 और 5 में आता है। वैसे तो पूरे हिमालयन बेल्ट ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उत्तराखंड भी बहुत सेंसिटिव जोन में है। उत्तराखंड हिमालय राज्यों में सेस्मिक गैप में आता है। बावजूद इसके ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है या नहीं। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। जोशीमठ में आई आपदा के बाद लगातार जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो है कि अगर ऐसी स्थिति किसी और क्षेत्र में पैदा होती है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? उसके साथ ही तुर्की में आए भूकंप को लेकर भी दुनिया दहशत में है। एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि अगर जोशीमठ या फिर उत्तराखंड के किसी और क्षेत्र में कभी कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि कई संस्थान लगातार भूकंप को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और इसके लिए राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के भूकंप विज्ञान के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की से भी बड़े भूकंप का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। वहीं उनकी इस बात को इसलिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में 10 छोटे भूकंप आ चुके हैं। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार रुहेला ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप के लिए जोन 4 और 5 में आता है। वैसे तो पूरी हिमालयन बेल्ट ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उत्तराखंड भी बहुत सेंसिटिव जोन में है। उत्तराखंड हिमालय राज्यों में सेस्मिक गैप में आता है। बावजूद इसके ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। तो ये हाईएस्ट सेस्मिक जोन्स है, जोन 5 जो है, तो ऑलरेडी सेस्मिकली एक्टिव है उत्तराखंड। तो हमें जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं कि कल को क्या होने वाला है। ऑलरेडी हम बहुत ही सेस्मिकली एक्टिव बेल्ट में बैठे हैं। वैसे तो पूरी हिमालयन बेल्ट ही सेस्मिकली एक्टिव है। अभी भूकंप की भविष्यवाणी पूरे विश्व में कहीं भी संभव नहीं हुई है। प्रयास जारी हैं साइंटिस्ट के। वाडिया इंस्टीट्यूट भी ने भी गुत्तु में एक मल्टी पैरामीट्रिक जो फिजिकल ऑब्जर्वेटरी लगा रखी है, तो उसमें वो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं अर्थ में वो सारे मेजर करते हैं। उन्होंने एब्सोल्यूट ग्रेविटी मीटर और रेजिस्टिविटी मीटर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर साइस्मिक वेव स्पीड को मेजर करते हैं, वीपी और वीएस, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बेस पर शायद कुछ पॉसिबल हो पाएगा भविष्य में। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में लगातार भूकंप आ रहे हैं और इन भूकंपों का केंद्र उत्तराखंड के अलग अलग स्थान रहते हैं। वहीं जिस तरह का भूकंप 1991 में उत्तराखंड में आया वैसा भूकंप दोबारा नहीं आएगा। इस बात की पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भूकंप जैसी स्थिति से किस तरह से निपटा जाए इसको लेकर तैयारियां कुछ हद तक की जा सकती हैं। वहीं जब हम भूकंप की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में जो भूकंप आए हैं वो 4 से लेकर 5 रिक्टर स्केल पर ही दर्ज किया गए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट जो लगातार हिमालय क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखता है, खास तौर पर उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों पर, वहां के डायरेक्टर कलाचंद साई की माने तो उत्तराखंड में या फिर किसी भी जगह में अगर छोटे भूकंप आते हैं जिनका रिक्टर स्केल 5 से नीचे रहता है तो वो एक तरह से सही है। थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जिसको हम लाइट बोल रहे हैं, वो 4 to 5, 5 to 6 वो है आपके मॉडरेट, 6 to 7 वो स्ट्रॉन्ग। इस तरह का अर्थक्वेक जब आ जाता है तो बहुत एनर्जी जो एक्युमुलेटेड हो रहा है वो निकाल के बाहर आ जाता है। जो बड़ा अर्थक्वेक 7 मैग्नीट्यूड हम मेजर बोल रहे हैं, 8 मैग्नीट्यूड ग्रेड बोल रहे हैं, वो डिले होता है। अच्छा। अभी उसके लिए और टाइम चाहिए।
वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक कलाचंद साई की माने तो छोटे भूकंप आने से ये नहीं कहा जा सकता है कि बड़े भूकंप आएंगे ही नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बड़े भूकंप को कुछ हद तक टाला जा सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट लगातार भूकंप को लेकर रिसर्च कर रहा है। साथ ही जोशीमठ में जो प्राकृतिक आपदा इस वक्त आ रखी है, उसको लेकर भी लगातार वाडिया इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, उत्तराखंड। देहरादून जीएसटी चोरी पर पहली बार राज्य कर विभाग ने ब्यूटी पार्लरों में छापा मारा। 3 शहरों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभाग को सूचना मिल रही थी कि देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी में कई ब्यूटी पार्लर बड़ा कारोबार कर रहे हैं। चारों प्रतिष्ठित पार्लरों के देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में 8 ठिकानों और एक कॉस्मेटिक सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई। प्रारंभिक जांच में लाखों की टैक्स चोरी का अनुमान। ब्यूटी पार्लरों के खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर ये पहली कार्रवाई। देश प्रदेश की खबरों से आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वेबसाइट और टाटा स्काई के 1185 एयरटेल के 355 नंबर के जरिए भी अपडेट रह सकते हैं। फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।